चौथे सीजन का अंत आखिरकार आ गया है। ये एपिसोड सीधे तौर पर चौथे सीजन के बाद से दर्शकों की अपनी समझ को पूरी तरह पलट देता है। तो लास्ट एपिसोड के अंत में बेशा और जेड ने पाया कि यह कदम एक दूसरे की सुरक्षा के साथ अस्थायी रूप से 10 व्यक्ति राक्षस को रोक सकता है। उन्होंने हड्डी का खेल शुरू किया और फिर जेड ने वायरलेस पावर से कप्तान को सिग्नल भेजा कि वे पेड़ खींचना शुरू करें। जैसे ही हड्डियां निकाली गईं, जमीन पर लगे पेड़ उखड़ने लगे। शहर के डिफेंस नियम तुरंत ढह गए। पहले बाहर रुके हुए 10 व्यक्ति राक्षस तुरंत डिफेंस तोड़कर अंदर घुस गए और फिर सूरज गुफा से नीचे आया और एक प्राकृतिक बैरियर बना दिया। मृतक कुछ समय के लिए रुक गए और पास आने की हिम्मत नहीं की। कप्तान ने जल्दी से सीढ़ी नीचे फेंकी। बेशा को सीढ़ी पर उठाकर गुफा चढ़ने दिया गया। किसी ने नहीं देखा कि एक रस्सी टूटी हुई लग रही थी। जब बेशा आधे रास्ते में थी, रस्सी अचानक टूट गई और वह गिर गई और फिर पूरा आसमान तेजी से अंधेरा होने लगा। कुछ ही सेकंड में सफेद श्राप पूरी तरह रात में बदल गया। सूरज का बैरियर गायब होते ही मृत मॉन्स्टर आगे बढ़ने लगे। बेशा और जेड फिर से जीवित हो गए। सभी को देखकर जमीन अचानक कांपने लगी, कब्र हिलने से ढहने लगी और दूसरी तरफ विक्टर को फिर से आजादी मिल गई। सौभाग्य से कुछ सेकंड बाद वाइब्रेशन रुक गया। बेशा और जेड जल्दी वापस मुड़े और कप्तान, जो दोनों की खबर खो चुका था, लोगों ने उसे नीचे जाकर ढूंढने से रोक दिया। उन्होंने निकलने का फैसला कर लिया। आधे मिनट में वे 10 व्यक्ति मॉन्स्टर से घिरने वाले थे। दोनों रास्ते में मारे भी गए। हालांकि मॉन्स्टर को कुछ समय के लिए भगा दिया गया, लेकिन अराजकता में वे एग्जिट तक नहीं पहुंच पाए और असल दुनिया में फंस गए जहां कोई बचाव नहीं था। और दूसरी भूकंप ने उनकी जान बचा ली। गुफा बंद होने के साथ साथ बाहर मॉन्स्टर भी रुक गए और उधर बायड की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। दोनों तरफ मॉन्स्टर थे, लेकिन कार की स्पीड से वे खतरा नहीं थे। और उधर क्लिनिक में भी संकट एक साथ फट पड़ा। फातिमा ने विजन साझा करके देखा कि स्माइली आदमी क्लिनिक की ओर बढ़ रहा है और उसने मैरी पर भी हमला किया और फातिमा ने तुरंत बीच में आकर उसे रोका और स्माइली आदमी को बाहर जाने के लिए मजबूर किया। दिलचस्पी की एक बात, वह छोड़कर चला गया। इस बेहद नजदीकी स्थिति को कंट्रोल करने की क्षमता से मैरी ने फातिमा की प्लान की असली सच्चाई समझ ली। अगला कदम उसे उससे दूर रखना था ताकि वह पास न आ सके। जब क्रिस क्लिनिक वापस जाने की कोशिश कर रही थी, घर में खून बह रहा था और यह असहनीय था। जाने को तैयार मैरी ने अपनी आखिरी सांस में अपनी गर्लफ्रेंड से आखिरी विदाई पूरी की और उधर इस समय सोफिया ने मोटे लड़के को 2 विकल्प दिए, या तो उसके साथ रहकर घर का रास्ता ढूंढो या बाकी लोगों की तरह बिना दफन के मर जाओ, और बताया कि आसमान का अचानक काला होना इसलिए है क्योंकि यह गेम अपने अंत के करीब है। लेकिन मोटा लड़का नहीं झुका और बाइबल के शब्द दोहराता रहा। सोफिया ने उसकी कमजोरी देखी और धैर्य खो दी। उसने बिना दया के सीधे उसकी जान ले ली और सोफिया ने मोटी लड़की को बॉडी निपटाने और सबूत मिटाने का आदेश दिया और वह शहर में घूमती रही। और सोफिया को समय पर तावीज नहीं मिला क्योंकि गेम अभी बीच में नहीं था। अब उसका प्लान पूरी तरह नेटवर्क बंद करना है। गेम का आखिरी चरण इंसानों से सभी जीवन रक्षा साधनों को छीन लेना है ताकि शहर पूरी तरह मॉन्स्टर हंटिंग ग्राउंड बन जाए। चर्च के तावीज खत्म करने के बाद बोतल ट्री के छेद से कुछ रेड लाइट्स आसमान में गई। कुछ ही पलों में बादल घने हो गए और आसमान काला हो गया। फ्लैश लगातार फैल रहा था। ये बहुत अजीब था। इस प्लान का मकसद शायद और भी खतरनाक सुपरनैचुरल एंटिटी को रिलीज करना है। अब गेम के अंत तक बस समय की बात है। गेम खत्म हो चुका है, भले ही प्लान फेल हो गया और पार्टनर मारे गए और बाइड चीफ पूरी तरह टूट गया। टीम का मेंटल स्टेट गिरते ही सारा ने एबिस की एकमात्र लाइफलाइन पकड़ ली। रेडियो इंडिकेटर लाइट चमक रही थी। जेड ने आखिरी बैटरी से सिग्नल भेजा कि वे अभी भी जिंदा है। बाइड ने अपने बेटे और फातिमा को स्थिति बताई। पहले वह अकेले जाना चाहता था, लेकिन फातिमा ने कहा कि उसने क्लिनिक में आने से पहले उसकी मौजूदगी महसूस की थी, इसलिए वह बाइड के साथ लोगों को बचाने जाना चाहती थी। उसकी चेतावनी क्षमता उन्हें 10 व्यक्ति मॉन्स्टर से बचने में मदद कर सकती थी। जेड हाई पावर कंजम्पशन के कारण रिपोर्ट नहीं ले पा रहा था, वह केवल फॉलो कर सकता था। सौभाग्य से यह असली दुनिया कोई सीक्रेट नहीं थी। एक बहुत छोटा छेद था जिससे बाहर चढ़ा जा सकता था, लेकिन शर्त थी कि मिट्टी में दबे लकड़ी को हटाने का तरीका ढूंढना होगा। हम तब तक खोदेंगे जब तक हम उनके नीचे न पहुंच जाएं। यह कोशिश करने लायक है। तुम इस डरावने सपने को तोड़ सकते हो और फिर से खुशहाल जीवन में लौट सकते हो। और उधर हेनरी पुलिस स्टेशन में जब कोई नहीं था, अंदर घुसकर पिस्तौल ढूंढने लगा। हालांकि बाहर निकलते समय केनी ने उसे देख लिया, लेकिन हेनरी की असामान्यता का पता नहीं चल पाया। यह साफ है कि हेनरी पूरी तरह से भ्रम के जाल में आकर ब्रेन वॉश हो चुका है और वह दृढ़ता से मानता है कि बीमारी रोकथाम वाली दुनिया ही असली सच है। शहर की हर चीज एक झूठा नाइटमेयर है। वह विक्टर को मारकर उस फर को काट देना चाहता है ताकि वह इस नाइटमेयर से मुक्त होकर
खुशहाल जीवन में लौट सके। और तभी इथन समय पर पहुंचकर हेनरी को रोक देता है और सोफिया की बदले की योजना को अस्थायी रूप से विफल कर देता है और विक्टर की जान बचा लेता है। इस समय फैट सिस्टर पूरी तरह सोफिया की कठपुतली बन चुकी है। दूसरी ओर कप्तान और बाकी लोग गुफा तक पहुंच चुके हैं। फातिमा की चेतावनी क्षमता ने बहुत मदद की। लोगों को बचाने के लिए वे तैयार हैं। रास्ते में उन्हें कोई 10 व्यक्ति राक्षस नहीं मिला, बल्कि उस जगह पहुंचे जहां कप्तान और बाकी लोग फंसे थे। जब तीनों वहां से गुजर रहे थे तो सिर में खोपड़ी लगने से उनकी मौत हो गई। यह उसी की वजह थी जो हड्डियां उन्होंने खोदी थीं, वही थीं जिनसे अनकुई बच्चे फंसे थे और भूकंप बच्चों को बेशा और जीडी की रक्षा के लिए बनाया गया था, सिर्फ इन्हीं दोनों को बचाने के लिए। कुछ मिनट बाद कप्तान और वे लकड़ी की बाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए। 2 गोलियां चलीं और उपकरण टूट गया। बेशा और जेडे आखिरकार असली दुनिया से बाहर निकल आए, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। बड़ी संख्या में 10 व्यक्ति राक्षस चारों तरफ घेरते हुए सुरंग की ओर पागलपन से बढ़ रहे थे। बदकिस्मत फातिमा खुद रुक गई ताकि बाकी लोगों को भागने का समय मिल सके। कुछ पल के गुस्से के बाद उसका मानव चेहरा एक भयानक राक्षस में बदल गया। वेट! ऐसा लगता है कि फातिमा सच में राक्षस बन चुकी है, लेकिन वह अन्य बिना चेतना वाले आदिम राक्षसों से अलग है जो सिर्फ मारना जानते हैं। फातिमा पूरी तरह आत्म जागरूक है और उसके पास अपनी सोच है। एक नया राक्षस जो अच्छाई और बुराई दोनों को नियंत्रित कर सकता है। वह इंसानों के लिए भी एक राक्षस है। क्या वह लंबे समय तक अपनी मानवता बनाए रख पाएगी या अंधकार द्वारा निगल ली जाएगी? यह आगे का सबसे बड़ा आकर्षण होगा। अंतिम दृश्य कहानी को समेटता है और पूरे वर्ल्ड व्यू को बंद करता है। सभी पिछले प्लॉट्स को पूरी तरह पलट देता है। सोफिया, जिसने जंगल से सभी चीजें इकट्ठा कर ली हैं, वह सफेद कपड़ों वाले लड़के से मिलती है। दोनों की बातचीत शांत लेकिन अजीब होती है। वह सफेद कपड़ों वाले लड़के की समझ को पूरी तरह बदल देती है। सोफिया बड़े प्यार से कहती है, तुम बड़े हो गए हो। लड़का मुस्कुराकर कहता है कि उन्होंने हड्डियां हासिल कर ली हैं, लेकिन सोफिया बिल्कुल चिंतित नहीं लगती क्योंकि बॉटल ट्री पहले ही नष्ट हो चुका है। इस बार तुम हार जाओगे। मुझे हमेशा तुम्हारी आशावादिता पसंद आई है, शायद हम देखेंगे। इतना कहकर सोफिया इकट्ठा किए गए पत्थरों को पेड़ के गड्ढे में डाल देती है। इस अंतिम दृश्य को देखकर साफ हो जाता है कि यह अनंत घूमता हुआ जेल कभी सिर्फ मॉन्स्टर गेम नहीं था, बल्कि 2 सुपरनैचुरल देवताओं की लड़ाई का मैदान था। सफेद लड़का आशा और जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और सोफिया निराशा और विनाश का। दोनों शाश्वत रूप से एक दूसरे से लड़ते हैं। सभी इंसान, 10 व्यक्ति, राक्षस, डॉल्स और ट्रैप बच्चे इस खेल के मोहरे हैं। सफेद लड़के की शक्ति कमजोर है और उसका समय सीमित है, जबकि सोफिया की विनाश शक्ति अधिक है और वह पूरे खेल को नियंत्रित करती है। अगर सफेद लड़का जीता है तो सभी लोग घर लौट सकते हैं या जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर सोफिया जीती है तो शहर में अंतिम विनाश शुरू हो जाएगा और पूरा चक्र खत्म हो जाएगा। फ्रॉम का 4था सीजन समाप्त हो चुका है और कई बड़े रहस्य अंतिम सीजन 5 के लिए छोड़ दिए गए हैं। स्टारलाइट फ्लैश की शक्ति कहां से आती है? क्या 2 देवताओं से ऊपर कोई और शक्ति मौजूद है? क्या मानवता को बचाने वाला कोई नियम कानून है? सफेद लड़के और सोफिया की असली पहचान क्या है? ये सभी रहस्य अंतिम सीजन में